वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। पहले दो वीडियोस में हमने देखा था कि विलयन यानी कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं, ठीक है ना। और सॉल्यूशन में विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। और विलेय और विलायक के आधार पर हमने सॉल्यूशंस को दो तरह से वर्गीकृत किया था। एक वर्गीकरण हमने दिया था विलेयता के आधार पर, कि उसमें विलेय जो पदार्थ है उसकी मात्रा कम है, बहुत ज़्यादा है या ज़रूरत के अनुसार है। तो हमने देखा था कि जो विलयन होते हैं 3 प्रकार के थे, असंतृप्त, अति संतृप्त और संतृप्त, ठीक है। और संतृप्तता या असंतृप्तता या अति संतृप्तता की जो परिभाषा देते हैं हम विलेयता के आधार पर देते हैं। तो इस वीडियो में हम विलेयता की बात करेंगे कि विलेयता क्या होती है और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमें देखना है विलयनों के बारे में। और विलयन भी कौन से? द्रव विलयन। हमने 3 तरीके के विलयन देखे थे, है ना। कौन कौन से विलयन थे? गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो हमें केवल द्रव विलयनों के बारे में देखना है, ठीक है ना। और द्रव विलयन हो सकते हैं 3 प्रकार के, कि द्रव में जब गैस घुली हो, द्रव में जब ठोस घुला हो और द्रव में जब द्रव घुला हो। तो इस वीडियो में हमें या इस अपने चैप्टर में हमें केवल गैस और ठोसों के बारे में पढ़ना है, द्रव में विलयन के बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो देखो, विलेयता क्या होती है। विलेयता का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने ये एक नाप के, मान लीजिए 100 ml पानी ले लिया, 100 ml जल है, ठीक है ना। इसमें हमने मान लीजिए पहले 10 ग्राम NaCl घोला, घुल गया, डिजोल्व हो गया आराम से, ठीक है। फिर हमें लगा ये फटाफट घुल गया है तो हम थोड़ा सा और घोल देते। तो मान लीजिए हमने इसमें 5 ग्राम और घोल दिया, वो भी घुल गया, लेकिन थोड़ा टाइम लगा तो हमने सोचा इसमें थोड़ा और कम कर देते हैं, तो हमने 2 ग्राम और घोला, ठीक है। वो भी घुला, लेकिन उसको घुलने में समय लगा, घुल गया। यानी अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब इससे ज्यादा नमक इसमें नहीं घोला जा सकता। यानी कि इस ताप पर इस 100 ml जल में कितना नमक घुल गया? 17 ग्राम नमक घुल गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो विलयन था इसमें अब और ज्यादा नहीं घोला जा सकता। इसका मतलब ये विलयन कैसा हो गया? संतृप्त विलयन। तो जब विलयन संतृप्त हो गया तो हम कहते हैं कि अब उसमें और नहीं घोला जा सकता। तो कितना घुला हुआ है? यह हम ये कह रहे हैं कि 100 ml में 2 ग्राम घुला हुआ है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं ML तो हम इसको ग्राम में भी ले सकते थे, कि हमने इतने ग्राम विलायक लिया और उसमें कितने ग्राम विलय को घोल दिया। तो संतृप्त विलयन बनाने के लिए हमने जो विलायक की 100 ग्राम मात्रा ली थी, उसमें विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है, उस मात्रा को ही हम विलयता कहते हैं। एक कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो विलयता क्या हो गई? निश्चित ताप पर किसी 100 ग्राम विलायक का संतृप्त विलयन बनाने हेतु विलेय की आवश्यक मात्रा उस विलेय की विलेयता कहलाती है। समझ में आ गई ना चीज, ठीक है ना। 100 ग्राम विलायक में विलेय की मात्रा कब? जब हमने संतृप्त विलयन बनाया था, और टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, यानी कि ताप स्थिर रहना चाहिए, ठीक है ना। हम पहले ठोसों की द्रवों में विलेयता की बात कर रहे हैं, ठोस का द्रव में विलयन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो विलेयता समझ में आ गई। अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं? कौन सी विलेयता? ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो देखिए, ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले मूल रूप से 2 ही कारक हैं, विलेय एवं विलायक की प्रकृति और ताप, ठीक है ना। पहले हम बात करते हैं विलेय एवं विलायक की प्रकृति। इसके लिए हमें बच्चों हमेशा याद रखना है, समान समान को घोलता है। क्या मतलब हुआ कि अगर ध्रुवीय विलेय है तो ध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगा, और अध्रुवीय विलेय है तो अध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगा, ठीक है। यानी कि दोनों की प्रकृति अगर समान है तो उनकी घुलनशीलता या विलेयता ज्यादा होगी, और अगर विपरीत प्रकृति के होंगे तो उनकी घुलनशीलता या विलेयता का मान कम हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात ध्रुवीय पदार्थ जैसे KCl, NaCl आदि ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में ही घुलते हैं, और अध्रुवीय विलायकों में उनकी घुलनशीलता कम होगी। जबकि नेफ्थलीन जैसे अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में ही आसानी से विलय हो जाते हैं, और जल में उनकी घुलनशीलता बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं हम ताप। हमें पता है कि जब कोई चीज घुलती है, कोई ठोस जब घुलता है किसी द्रव में, तो वो हमेशा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, और जहां ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है वहां हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दिशा में जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रवों में विलेयता हमेशा बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये 2 कारक हैं जो ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता।
यानी जब गैसों में को द्रवों में घोला जाएगा तो वो कैसे घुलेंगी। तो सबसे पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि गैसों की द्रवों में जो विलेयता है, उस विलेयता को विलेयता से रूप में ना प्रदर्शित करके हम अवशोषण गुणांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अभी अवशोषण गुणांक क्या है? अवशोषण गुणांक क्या होगा? देखो कि निश्चित ताप पर और एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का एनटीपी पर आयतन उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। क्या मतलब हुआ कि हमने विलायक का इकाई आयतन ले लिया, निश्चित आयतन ले लिया, मान लीजिए 1 लीटर ले लिया। उस 1 लीटर में हमने अपनी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि स्थिर ताप है ना और वायुमंडलीय दाब, इस स्थिति में किसी गैस को घोला तो वो जितनी गैस घुल गई उस 1 लीटर विलयन में विलायक में जितनी गैस घुल गई वो उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। हर पदार्थ की विलेयता या अवशोषण गुणांक हमेशा अलग होती है। क्यों? क्योंकि हर पदार्थ के आकर्षण बल हमेशा अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। तो अवशोषण गुणांक समझ में आ गया। एनटीपी पर किसी निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, और एनटीपी पर ताप और दाब हमेशा निश्चित ही रहते हैं। अब हम बात करेंगे गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो सबसे पहला वही गैसों की प्रकृति, ये बिल्कुल अधिशोषण की तरह है कि वे गैसें जिनके क्रांतिक ताप का मान उच्च होता है उनमें अधिक आकर्षण बल पाए जाते हैं, और अधिक आकर्षण बल पाए जाएंगे तो ये गैसें आसानी से विलेय हो जाती हैं। ठीक है ना। जैसे ध्रुवीय गैसें HCl, SO2, NH3 एक्सेट्रा। ठीक है ना। समझ में आ गई चीज। जिन गैसों के क्रांतिक ताप उच्च होंगे वो हमेशा ज्यादा विलेय होती हैं। समझ में आ गई ना बात। ठीक है। दूसरी बात है विलायक की प्रकृति। विलायक बिल्कुल वही चीज समान समान को घोलता है, यानी ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा विलेय होती हैं। जैसे NH3, HCl आदि ध्रुवीय गैसें हैं जो जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील हैं, जबकि अध्रुवीय या कार्बनिक विलायकों में कम घुलनशील होती हैं। ठीक है ना। सीधी सी बात है, ध्रुवीय गैस है तो ध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगी, और अध्रुवीय गैस है तो अध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगी। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम ताप का प्रभाव। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है, ताप का प्रभाव। ताप, जब हमने ठोसों को द्रवों में घोला था तो वो अभिक्रिया ऊष्मा अशोषी थी, तो हमने ताप बढ़ाया था तो गैस जो ठोस था ज्यादा घुल गया था। लेकिन सामान्यतः गैसों को द्रव में जब घोला जाता है तो ऊष्मा मुक्त होती है, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। और जब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी तो उस समय अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो गैसें विलेय द्रव में से बाहर जाएंगी, यानी कि उनकी विलेयता कम हो जाती है। ठीक है। अपवाद के रूप में हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो गैसें होती हैं वो ऊष्मा, उनको घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, अतः ताप बढ़ाएंगे तो इन गैसों की विलेयता बढ़ती है। इसके अलावा बाकी जो गैसें होंगी उनकी विलेयता हमेशा कम हो जाती है। अगला प्रभाव है अन्य पदार्थों की उपस्थिति। अन्य पदार्थों की उपस्थिति का मतलब है कि हमें पता है कि जब गैसें द्रवों में घुलती हैं तो द्रवों के बीच रिक्त स्थानों में प्रवेश करती हैं। उन रिक्त स्थानों में अगर पहले से ही कोई अन्य अणु उपस्थित हैं तो गैसें वहां नहीं घुल पाएंगी, और नहीं घुल पाएंगी तो उनकी विलेयता कम हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे विलायक में अन्य पदार्थों की अशुद्धि उपस्थित होने पर गैसों की विलेयता घट जाती है, क्योंकि अशुद्धि विलायक अणुओं से संयुक्त हो जाती है, जिससे विलायक के मुक्त अणुओं की संख्या कम हो जाती है जो गैस के अणुओं को आकर्षित करती हैं। ठीक है ना। जैसे शीतल पेय में यानी कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उसमें अगर नमक डाल दिया जाए तो उसमें घुली हुई CO2 तेजी से बाहर निकल जाती है। तो निकल जाती है क्योंकि CO2 को पहले शीतल पेय के कणों ने या जो भी जल के अणु थे उन्होंने आकर्षित कर रखा था। जैसे ही NaCl आया, NaCl ने जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रेट बना लिया, तो जो जल के अणु पहले इस गैस को पकड़े हुए थे उन जल के अणुओं ने अब गैस को छोड़कर NaCl से अभिक्रिया कर ली, यानी जल के अणु और CO2 के मध्य का जो आकर्षण बल तो खत्म हो गया, और आकर्षण खत्म हो गया तो CO2 गैस बाहर निकल जाती है, यानी कि विलेयता में कमी आ जाती है। इसके बाद अपना प्रभाव है दाब का प्रभाव, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव। और इस दाब के प्रभाव को सबसे पहले हेनरी नामक वैज्ञानिक ने समझाया था और एक नियम दिया था, तो इसे हम हेनरी के नियम से ही समझेंगे। ठीक है ना। तो विलियम हेनरी ने 1803 में गैसों की द्रव्यों में विलेयता को समझाने के लिए एक नियम दिया था जो गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव की व्याख्या करता है। इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। देखो ये नियम क्या है। हम जानते हैं कि जब किसी गैस को हम किसी विलायक में विलेय करेंगे
ठीक है ना। मान लीजिए ये एक विलायक है और इसमें हमें गैस को भरना है। ठीक है ना। गैस को भरने के लिए हमें इस कंटेनर को बंद करना पड़ेगा और इस समय गैस जो हम घोल रहे थे तो वो विलयशील अवस्था में थी। ठीक है। लेकिन गैसों के अणु इस जल के अणु के बीच में बंधते नहीं रहेंगे तो वो बाहर की तरफ भी जाएंगे। ठीक है। यानी अभिक्रिया जो है वो दोनों दिशाओं में चलेगी, अग्र दिशा में भी और पश्चिम दिशा में भी। और जब अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा में दोनों में चलेगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों दिशाओं में चलने का जो वेग है वो समान हो जाएगा और उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, साम्य कहते हैं। तो इस साम्य अवस्था में जो गैस की जो मात्रा होगी वो यह निश्चित हो जाएगी और इस निश्चित मात्रा का दाब भी निश्चित हो जाएगा और उस दाब को हम कहते हैं साम्य दाब, यानी साम्य अवस्था के समय उपस्थित गैस का दाब। तो हेनरी ने कहा था कि अगर हम इस साम्य दाब को इस समय बढ़ाते हैं तो जैसे ही हम साम्य दाब को बढ़ाएंगे तो प्रक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, यानी कि विलेयता बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। तो इसको उन्होंने कैसे प्रदर्शित किया था कि यह साम्य दाब जो है और ये घुलनशील गैस की जो मात्रा है ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर दाब बढ़ाया जाएगा तो गैस की घुलनशील मात्रा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। यानी इसके समानुपाती होती है। ठीक है ना। तो देखो इसको नियम को कैसे प्रदर्शित किया था उन्होंने। पहले तरीके से क्या कहा कि स्थिर ताप पर, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए क्योंकि हमें पता है ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम हो जाती है। विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस की मात्रा उसके साम्य दाब के समानुपाती होती है। अभी बताया था मैंने कि दाब बढ़ाते हैं तो घुली हुई मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है ना। या इसको दूसरी तरीके से वैकल्पिक कथन के रूप में हेनरी ने क्या कहा कि किसी संतृप्त विलयन में घुली हुई गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। उस विलयन में जितनी ज्यादा गैस होगी, घुली हुई होगी, उस विलयन में उस गैस का आंशिक दाब भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ उन्होंने कैसे प्रदर्शित किया था, आंशिक दाब को उन्होंने प्रदर्शित किया था P से और मूल अंश को प्रदर्शित किया था X से। तो इस नियम के अनुसार P समानुपाती हो गया X। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगाते हैं, तो वहां उन्होंने लगा दिया था P बराबर KH(x). यह इस KH को हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है ना। P तो क्या है यहाँ पर गैस का आंशिक दाब, KH है उस गैस का हेनरी स्थिरांक और X है घुली हुई गैस की मोल भिन्न। ठीक है ना। और KH का मान हर गैस के लिए अलग अलग होता है, ये उसका अभिलाक्षणिक या विशिष्ट गुण होता है। उन्होंने ग्राफ भी बनाकर बताया था कि अगर हम स्थिर ताप पर किसी गैस की आंशिक दाब और उसकी मोल भिन्न के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल यानी कि tan थीटा KH के बराबर होता है। ठीक है ना। लेकिन इस गैस की कुछ सीमाएं थी, कुछ कमियां थी कि किन स्थितियों में ये नियम लागू नहीं होता। तो उसकी पहली सीमा ये थी कि हेनरी का नियम अति न्यून ताप या अति उच्च दाब पर लागू नहीं होता, क्योंकि इन दो स्थितियों में गैसों के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो नियम के अनुसार कार्य नहीं कर पाते। दूसरी चीज ये है कि गैसों की विलेयता बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। ना तो ऐसा हो बहुत ज्यादा विलय हो, ना ही ऐसा हो बहुत ज्यादा कम हो। और तीसरी चीज है कि गैसों की आणविक अवस्था द्रव व गैसीय दोनों विलायकों में समान होनी चाहिए, अर्थात गैस जो है वो विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब हुआ कि अगर हमने NH3 को घोला है जल में, ठीक है ना, तो NH3 जल में घुलकर अभिक्रिया कर लेती है और बना लेती है NH4OH। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस विलयन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ये कुछ इसकी सीमाएं हैं। इसे अब न्यूमेरिकल से समझते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस के लिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर KH यानी कि हेनरी स्थिरांक का मान 1.0 × 10⁵ है, ATM है। तो विलयन में नाइट्रोजन यानी N2 की मोल भिन्न ज्ञात करो यदि विलयन का आंशिक दाब 1.2 एटमॉस्फेयर हो। ठीक है ना। तो दिया क्या है, N2 का आंशिक दाब यानी कि PN2 दिया गया है 1.2 एटमॉस्फेयर, KH का मान दिया गया है 1 × 10⁵ और X की वैल्यू पूछिए, मोल भिन्न पूछिए। सिंपल सा हेनरी का नियम है P बराबर KHX। X निकालना है तो P बटे KH। P दे रखा है 1.2, KH दे रखा है 10⁵। आंसर हो गया 12 × 10⁻⁵। ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, 1 लीटर जल में CO2 की मात्रा ज्ञात कीजिए
जबकि विलियन का वाष्प दाब 2.3 एटमॉस्फेयर हो और KH का मान 1×10⁻³ हो। यहाँ पर 1 लीटर जल की मात्रा पूछी, यानी कि अब हमें W निकालना पड़ेगा। पहले हम X निकालेंगे, फिर X के साथ में मोलों की 1 लीटर जल में मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर CO2 की मात्रा निकालेंगे। तो देखो पहले हम निकालते हैं CO2 की मोल भिन्न। दिया क्या है हमें, KH का मान 1 × 10⁻³ P का मान दिया है 2.3। तो सबसे पहले P बराबर KH X से, X बराबर P/KH, इसको सॉल्व किया तो अपना आंसर आ गया 2.3 × 10⁻³ ये तो मोल भिन्न आ गई, ठीक है ना। अब हमें मोल भिन्न से निकालनी है W की मात्रा। तो देखिए चूंकि जल का आयतन कितना दिया है 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, लेकिन जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम प्रति ml। तो जल का भार क्या हो जाएगा, देखिए आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब होता है D बराबर m/v, ठीक है ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा, D × v। घनत्व होता है 1, आयतन दे रखा है 1000 ml, तो आंसर आ गया 1000 ग्राम, ठीक है ना। जल का भार आ गया 1000 ग्राम। तो जल का भार हो गया 1000 ग्राम। तो जल का अणुभार कितना होता है, 18, पता है हमें, H2O का अणुभार 18 होता है। तो जल के मोल यानी कि N बराबर W/m, W दिया है 1000 ग्राम, M हो गया 18, तो इसके मोलों की संख्या आ गई 55.5, ठीक है ना। अब माना विलियन में CO2 की मोल X है, ठीक है, या N से शो करते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा देखो, अतः विलियन के कुल मोल कितने हो जाएंगे, 55.5 मोल तो जल के हैं और X मोल H2O CO2 के हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हम जानते हैं X CO2 बराबर क्या होगा, NCO2/N कुल, यानी ये मूल भिन्न के रूप में है, ये कैपिटल X है मूल भिन्न के रूप में। तो यहाँ देखिए मूल भिन्न हमने निकाल ली थी अभी, 2.3 × 10⁻³ ये निकाल दिया, इज इक्वल टू X H2O अपॉन कुल, ये आ गया। इसको सॉल्व किया तो ये x, इसको पक्षांतरण किया तो 2.0023x प्लस 55.5 × 0.0023 इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.12765, इसको उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, माइनस का हो गया तो अपनी इक्वेशन बन गई, x निकालना है हमें तो 0.12765 अपॉन 0.9977 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आया 0.12794, लेकिन x क्या था, यानी कि मोल क्या था यहाँ, n बराबर W/m। तो W कैसे निकालेंगे, x × m, x अपना आ रहा है ये, m होता है CO2 का कितना, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 44, तो इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना आंसर आ जाएगा 5.63 ग्राम, ठीक है ना। तो WCO2 का मान हमारा है 5.63 ग्राम, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें पहले मोल भिन्न निकालनी है और मोल भिन्न की सहायता से फिर हमें मोलों की संख्या निकालनी है और मोलों की संख्या निकाल के N बराबर W/m का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ आपको डिनोशन में कोई दिक्कत आ रही है तो इसको N ही रहने देते हैं, ठीक है ना। ये भी N हो जाएगा, ये भी N हो जाएगा और ये भी N हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको X और N में कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ये सब N है, ठीक है, N और ये भी N और ये भी N, N बराबर W/m मोलों की संख्या है ये, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है ना। हेनरी का नियम अपनी डेली लाइफ में या अपने आसपास में कहाँ कहाँ प्रयुक्त किया जाता है या कहाँ हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन अपना कोल्ड ड्रिंक्स में, यानी कि शीतल पेय। कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर जो होता है उनमें CO2 गैस घुली होती है, ठीक है ना। और हमें पता है वो उच्च दाब पर होती है, क्योंकि जैसे ही हम बॉटल खोलते हैं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जब खोलते हैं तो उसमें से तेजी से झाग निकलते हैं। तो निकलते हैं क्योंकि जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं तो उसका दाब तेजी से कम होता है, और जब दाब तेजी से कम होगा तो गैस बाहर निकलेगी और इतनी तेजी से बाहर निकलती है कि वो द्रव के अणुओं को भी अपने साथ ले जाती है और झाग के रूप में वो द्रव भी बाहर निकलने लगता है। तो यहाँ हेनरी का नियम काम करता है कि जब साम्य दाब ज्यादा था बॉटल के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई थी, लेकिन जैसे हमने दाब को कम किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो शीतल पेय या सोडा वाटर में CO2 गैस उच्च दाब पर घुली होती है, अतः बोतल को खोलने पर गैस के साथ द्रव भी झाग के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पर्वतारोही यानी क्लाइंबर्स जो होते हैं ये अपने सदैव श्वसन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, और वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी आती जा रही है, वायु की कमी आती जा रही है। तो जब वायु की कमी आती जाएगी तो जब श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी सांस के रूप में हमें,
ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे शरीर कम हो जाएगा, शरीर शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होने लगेगी। और सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जब हमें ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति नहीं होती तो हमारा मस्तिष्क यानी कि दिमाग जो है वो काम करना कम कर देता है, अर्थात सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। हमें समझ में नहीं आता कि किसी विपरीत परिस्थिति में हम क्या करें, ठीक है ना। और ऐसी समस्या को हम कहते हैं, इस बीमारी को हम कहते हैं एनॉक्सिया, यानी एनॉक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। तो पर्वतारोहियों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो श्वसन सिलेंडर लेके जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन तनु रूप में या वायु जो है वो तनु रूप में भरी जाती है, और उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में वायु को तनु किया जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन से। यानी उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो वायुमंडल में लगभग 78.69% होती है उसे घटाकर 56.2% कर दिया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा जहाँ 21% होती है उसको बढ़ाकर 32% कर दिया जाता है, और बाकी लगभग 11.5%, 11.7% के रूप में लगभग हीलियम गैस भर दी जाती है, जिससे वो पर्वतारोही जो हैं वो आसानी से श्वसन कर पाते हैं और उन्हें पर्याप्त O2 मिलती है, उनके शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती और ना ही वो एनॉक्सिया से प्रभावित हो पाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ जनरली बच्चों आता है कि एनॉक्सिया क्या है, ठीक है ना। एनॉक्सिया क्या है कि जो पर्वतीय प्रदेश हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वसन में पर्याप्त O2 प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। इस बीमारी को ही एनॉक्सिया कहते हैं, ठीक है ना। अगला जो अपना अनुप्रयोग है वो है गोताखोरों के लिए, डाइवर्स, ठीक है ना, जो गहरे समुद्र में जाते हैं खोजों के लिए, किसी भी समस्या के लिए, किसी भी कार्य के लिए, तो गोताखोरों को गहरे समुद्र में अति उच्च दाब पर जाना पड़ता है, ठीक है, जिससे उनके रक्त में N2 अधिक घुल जाती है, दाब बढ़ेगा तो गैसों की विलेयता बढ़ेगी। वैसे तो N2 की विलेयता जो अपने ब्लड है, अपना रक्त है, उसमें बहुत कम होती है, लेकिन जब नीचे जाएंगे, बहुत गहराई में जाएंगे जहाँ दाब बहुत उच्च है, तो वहाँ ऑक्सीजन तो घुलेगी ही लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा घुल जाती है, क्योंकि विलियन में या हवा में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो जब गोताखोर जब सतह पर आते हैं, ठीक है, उनके बीच बीच में उन्हें अपने ब्लड से वेस्ट गैसेस को बाहर निकालने के लिए सरफेस पर आना पड़ता है, सतह पर आना पड़ता है। तो जैसे ही वो सतह पर आते हैं तो दाब कम होता है, और दाब कम होता है तो ब्लड में घुली हुई जो गैसें हैं वो तेजी से निकलती हैं। तो इस समय जब नाइट्रोजन गैस जो हमारी ब्लड में घुली हुई थी वो तेजी से निकलती है तो वो बीच बीच में ब्लॉकेज कर देती है रक्तवाहिनियों में, यानी कि एयर आ जाती है, कहते हैं ना अपन एयर आ गई, पाइप में एयर आ गई, और जब एयर आ जाती है तो सप्लाई बंद हो जाती है। तो जैसे ही ब्लड में एयर आएगी या ब्लड में बुलबुले बन जाएंगे तो रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह अवरोध उत्पन्न हो जाता है, और जिससे गोताखोरों को बहुत ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न होती है। इस पीड़ा को हम कहते हैं बैंड्स आने लगते हैं, ठीक है। और ये बैंड्स कभी कभी इतनी घातक होते हैं कि ये जानलेवा भी सिद्ध होते हैं। अतः बैंड्स से बचने के लिए गोताखोरों यानी कि डाइवर्स को के गैस सिलेंडर में वायु के साथ He व O2 मिलाए जाते हैं, जिसमें He लगभग 11.7% होती है, नाइट्रोजन 56.2% होती है और O2 लगभग 32.1% होती है। तो इस तरह से तनु वायु का उपयोग गोताखोरों के द्वारा किया जाता है श्वसन के रूप में, ठीक है ना। तो ये था हेनरी का नियम। इस तरह से इस वीडियो में हमने देखे कि विलेयता क्या थी और ठोसों की और गैसों की द्रवों में विलेयता किन किन कारकों से प्रभावित होती है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कारक हेनरी का नियम है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। थैंक यू।